जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, साथ-साथ बाकी मेंबर्स हमें जॉइन कर लेंगे। बस आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे तक लाज़मी वाइंड अप करवा दें, क्योंकि इसी ज़ूम पे ही ना मेरी एक और क्लास है, इस वजह से। अच्छा ख़ैर, तो अभी आज के जो है वो हमारा यू नो कि हमारी एक पूरी रूटीन चल रही होती है, हर मंथ का शेड्यूल स्केड्यूल जो कि हर वीक में चल रहा होता है। जी, थैंक्स डॉक्टर सैयद। अच्छा, तो इसी में ही हमारी दिसंबर की फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी, एक फर्स्ट दिसंबर को जो डाइटिशियन आयशा सज्जाद ने करवाई थी। आज सेकंड वर्कशॉप है हमारी, जो डाइटिशियन ज़ैनब इसहाक करवा रही हैं एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से। तो थोड़ी-सी हम बस बात करते हैं अकेडमी की इंट्रोडक्शन, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। मज़ीद तो अकेडमी की जो बेसिकली टीम है वो तमाम तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डाइटिशियंस भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जनरल सर्जन है, ब्रेस्ट सर्जन है, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो आप जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन। तो जो अकेडमी का मोटिव है वो यही है कि वर्चुअली ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो इंटरनेशनल है, ई सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है मेडिक प्रो इंटरनेशनल अकेडमी का। सो तो इसमें आप सिर्फ एजुकेशन नहीं, आप कंसल्टेशंस भी किसी भी डाइटिशियन के थ्रू, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू आप बुक करवा के, आई मीन टू से हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आप कंसल्ट कर सकते हैं विद इन मैक्सिमम प्राइस, आई मीन टू से जो आप लोगों के आने जाने का खर्चा होना है ना वो बच जाएगा। और जाहिर सी बात है आप जो है वो इंडिविजुअल अपनी हेल्थ पे या अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो इससे हमने यकीनन फ़ायदा भी हासिल करना है। खैर, इसमें जी हमारे होस्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हैं, खैर एकेडमी वॉलंटियर्स हैं कुछ। इसके अलावा मैं अभी डाइटिशियन ज़ैनब आपको इनवाइट करूँगी कि आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा के स्टार्ट करवा दें। थैंक्स। यस प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है? डाइटिशियन ज़ैनब स्टार्ट करवा दें। जी जी, एक मिनट दें। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन। बेसिकली मेरा नाम ज़ैनब इसहाक है और मैं डाइटिशियन हूँ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर मेंशन है। और अदरवाइज अगर मैं आजकल की बात करूँ तो मैं जो है पाक वेलनेस क्लिनिक में बैठती हूँ मॉर्निंग टाइम में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे। आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हीलिंग थ्रू फूड। बीइंग अ डाइटिशियन हमारा काम ही ये बनता है कि हम जो है ना फूड से हील करें। सो द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैनेजिंग एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस का अगर हम देखते हैं ना, ये क्या है? ये एक पेनफुल कंडीशन होती है कि जिसमें जो टिश्यू है ना हमारी यूट्रस की इनर लाइनिंग में जो होते हैं वो आउटसाइड या फिर एक्स्ट्रा ग्रो कर जाते हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। और इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अनक्लियर है। ये बेसिकली ओवरीज को अफेक्ट करती है, फेलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करती है, टिश्यू लाइनिंग ऑफ पेल्विक को डिस्टर्ब करती है। पेल्विक मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं इसकी वजह से। और रेयरली होता है कि इसमें जो है ना, जहाँ पे पेल्विक ऑर्गन लोकेटेड होते हैं ना, वहां पर भी जो है ना ये एंडोमेट्रोसिस का जो एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं ना वो पाए जाएंगे। एक पिक्चर मैंने ऐड की हुई थी। लाइक इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में जगह जगह अगर आप देखें ना ब्लीडिंग या फिर एक्स्ट्रा समथिंग कुछ पार्टिकल्स टिश्यूज वगैरह हैं, इसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। एक
ठीक है, हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रोसिस की। ये एक ऐसी बीमारी है, लाइक आप कंडीशन आप कह सकते हैं कि जिसमें आपको पता नहीं चलने देता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपका यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है ना वो थिक कर देती है, और सेम जो है ना एक्स्ट्रा वहां पर टिश्यूज ऐसे अटैच हो जाते हैं जैसे कि वो उसका पार्ट है। और वो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होते रहते हैं टाइमली, मंथली और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लीड के साथ एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं। मगर डिपेंड करता है कि ये ऐसी जगह पर जो है ना, ऑब्वियसली इनकी प्लेस ही नहीं होती, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं या फिर जो है ना ग्रो कर लेते हैं जहां से ये बिलोंग नहीं करते, और ये इतनी आसानी से जो है ना अपनी जगह नहीं छोड़ते। और ठीक है, एंडोमेट्रोसिस में अगर हम देखें ना, इसमें आपको पेन होती है, स्पेशली जो है ना मेंस्ट्रुअल पेन आपको बहुत ज्यादा होती है। एक होता है क्रैम्प्स। क्रैम्प से हटके अगर हम देखें ना, नॉर्मली आपको पेन जो है ना बहुत ज्यादा होने लग जाती है। इससे फिर क्या होता है, आइंदा आने वाले दिनों में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये नहीं है कि आप इनफर्टाइल हो जाएं, इससे ये कि ट्रीटमेंट में भी जो है ना हेल्प होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, न्यूट्रिशन से हो जाता है, सर्जिकल हो जाता है, नॉन नॉन सर्जिकल हो जाता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, सिम्टम्स जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पेल्विक पेन और क्रैम्पिंग जो है ना पीरियड से पहले हो जाना। पीरियड से पहले भी कुछ लोगों को ना क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, और जो कि एंड तक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म नहीं हो जाता तब तक पेन उनकी खत्म नहीं होती। इतनी पेन होती है कि बैठा नहीं जाता, वो नॉर्मल नहीं है। और उसमें ये कि लोअर बैक आपको पेन होती है, स्टमक पेन होती है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर अनदर पेनफुल पीरियड्स के बारे में बताया गया, इसका लिंक जो है हम नहीं कह सकते इससे है। स्लाइड बैक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी सिम्टम्स बताए गए हैं, बबल मूवमेंट है, यूरिनेशन में पेन होती है। और ऑब्वियसली यूट्रस का है जो प्रॉब्लम, ये सारा तो यूट्रस से ही, यूरिनेशन है तो वहां पर आपको पेन होगी। एक एक्स्ट्रा चीज जो है यूट्रस में आ गई है तो वो आपको कैसे नॉर्मली यूरिन करने देगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग हम वैसे कह सकते हैं कि जैसे पीरियड्स नॉर्मली अगर हम देखें 3 to 5 डेज हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपको 7 डेज होने लग जाते हैं। आपका साइकिल जो नॉर्मल अगर 27 डेज का है उससे कम का हो जाता है, आपको जल्दी आने लग जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम इसमें सिम्टम्स आ जाता है। इनफर्टिलिटी का जैसे मैंने बता दिया। बेसिकली होता क्या है, यूट्रस में उन्होंने लाइनिंग कवर कर ली होती है कुछ एरिया से, जब ओवरी से एग रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब को इन्होंने डिस्टर्ब किया होगा, वहां से फिर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स वाई इसके सिम्टम्स में ना इनफर्टिलिटी आ जाती है। बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो इनफर्टिलाइज हैं उनको एंड्रोमेटोसिस हो। इसके अलावा आपको फटीग होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लाइक आईबीएस के जितने प्रॉब्लम्स है ना ये कॉमन होते हैं पीरियड्स से पहले और ड्यूरिंग। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, इसमें हम ये नहीं बात कर सकते कि आपको जो है ना बहुत ज्यादा पेन है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एंड्रोमेटोसिस है, लाइक बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपके यूट्रस में ग्रो हो चुके हैं। आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू भी है ना इंतहा की पेन करेंगे, इंतहा की पेन, और आपके पास इंतहा की एक्स्ट्रा टिश्यूज जो कि एंड्रोमेटोसिस में आ जाते हैं, उसके साथ आपको थोड़ी सी या ज्यादा पेन। इवन दो कि कुछ लोगों में तो पता ही नहीं चलता, वो जब अपना चेकअप करवाते हैं शादी के बाद इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं, वहां चेक करवाते हैं और उनको पता चलता है वो तो इंडोमेट्रोसिस से जो है ना गुजरे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि आपको जो है ये एक ऐसी कंडीशन है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, या फिर आप जो है सर्जरी करवानी पड़ जाती है इसके अलावा। और नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, सिम्टम्स में जैसे वेरी स्टार्ट हमने बताया कि पेल्विक पेन होने लग जाती है, तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे आपको पेल्विक पेन है, और मे भी पेल्विक पेन हो तो आपको एंड्रोमेटोसिस हो सकता है। बट एंड्रोमेटोसिस हो तो आपका ऑब्वियसली पूरा यूट्रस सिस्टम डिस्टर्ब है, आपका पेल्विक पेन होगा।
अगर आप पे सिम्टम नहीं है। और अगर हम देखें कि इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ जाती हैं और ओवेरियन सिस्ट भी हो सकता है, बेसिकली उसमें भी यही है ना, एक्स्ट्रा टिश्यूज आ जाते हैं वही। और अगर हम देखें कुछ लोगों को आईबीएस प्रॉब्लम्स होती हैं, मोवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, और डायरिया वगैरह हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टमक क्रैम्प्स, ये भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज एंड्रोमेट्रोसिस से ना आपको आईबीएस प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि फिर हार्ड हो जाता है एक हेल्थ केयर के लिए फाइंड करना कि रियल प्रॉब्लम कहाँ पर है। दैट्स वाई इसके फिर जो है ना एक्सरे या फिर स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। एंडोमेट्रियोसिस जो है, जी ठीक है, एंडोमेट्रोसिस जो है ना ये एक चैलेंज हो सकता है मैनेज करने के लिए, बेसिकली है भी। और मुश्किल हो जाती है यहाँ पे आपकी टीम को भी फाइंड करने में। सेम वही जैसे बताया है, आईबीएस के प्रॉब्लम्स और पेल्विक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पेल्विक प्रॉब्लम में आपको बैकबोन पेन की वजह से भी हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। सो सिंपली इसका यही है कि आपका टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, देन वहां से कंफर्म होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको लग सकता है कि ऐसा हो। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, एग्जैक्ट कॉज जो है ना वो क्लियर नहीं है, अभी तक रिसर्च जो है वो फाइंड कर रही है, बट उसमें कुछ इन्होंने बताए हुए हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल का ब्लड है ना वो आपके आउटसाइड, मतलब एक्सट्रैक्ट होने के बजाय ना वापस चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियल सेल्स होते हैं ना, एंड्रोमेट्रियल सेल्स, वो इनर लाइनर ऑफ यूट्रस से लेके अंदर चले जाते हैं, और वो फिर ये होता है कि वो पेल्विक वॉल तक चले जाते हैं, वहां से सरफेस ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, और वहां पर अगर वो ग्रो करते हैं तो वो ओवरऑल जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ब्लीड करते हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है, और ये होती है टाइमली पैड ना चेंज करने की वजह से, और हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से भी हो सकता है। और बेसिकली ये होता है कि हमें कॉटन वेयर यूज करनी चाहिए, हमारे यहाँ वो नहीं यूज करते, एयर पैसेज जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसकी वजह से आपको जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ट्रांसफॉर्म पेरिटोनियल सेल। अच्छा, इसमें ये है कि हार्मोन्स और इम्यून फैक्टर्स जो है ना वो हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म सेल का, जो कि इनर साइड ऑफ एब्डोमिनल पर ना होते हैं, उनको बेसिकली कहा जाता है पेरिटोनियल सेल। वो उस सेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाइक जो इनर सेल ऑफ यूट्रस का होता है। तो सेम वही थिंकिंग है, चेंज है, लाइक इसमें जो है एब्डोमिनल से शिफ्टिंग हो रही है, लाइक स्टार्ट में तो हम यूट्रस से बात करते आ रहे हैं ना, यहाँ पर एब्डोमिनल आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक सेल चेंज। अब जैसे हॉर्मोन्स का हमें पता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एम्ब्रियोनिक सेल्स में, या फिर ये भी होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और सेल्स अगर अर्ली स्टेज पर होते हैं ना डेवलपमेंट की, तो वो एंड्रोमेट्रियल लाइक सेल ग्रोथ कर जाते हैं, लाइक प्यूबर्टी में वो चीज आ जाती है जो, वहीं से फिर ये एडल्ट में जब कन्वर्ट हो रहे थे वहां पर ही स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक कॉज हो सकता है। यहाँ पर यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि चेक नहीं किया जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता एडल्ट हो रहे हैं, और खाने का वो डाइट का नहीं अपना देखते, और वहां से जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। सर्जिकल स्कार कॉम्प्लिकेशन बेसिकली ये होता है कि अगर सी सेक्शन है या फिर किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ है, स्टमक एरिया अगर हम देखते हैं सर्जरी हुई है, तो वो जो कट है ना उसके जो है ना स्कार्स टिश्यूज आप कह सकते हैं कि अटैच हो जाते हैं, वहां से फिर जो है ना एंड्रोमेट्रियल सेल्स जो है ना जब अटैच हो जाते हैं, और वो फिर आगे से अपनी जो है ना कह लें कि ग्रोथ
ज्यादा करते रहते हैं, ये वहां से कॉम्प्लिकेशंस कोज होती हैं और वो एंड डायरेक्ट लिंक करती हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ। एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है आती हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट में। इसमें ये होता है कि ब्लड वेसल्स या फिर टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं ना, वो मूव कर जाते हैं एंडोमेट्रियल सेल से अदर पार्ट ऑफ बॉडी। सेम यही चीज है कि एक दफा जब हमने वेरी फर्स्ट वाला पढ़ा कि जब ब्लड फ्लो करके वापस जाता है तो वो उसके ऑर्गन्स के पास भी आने लग जाता है, लाइक अपनी ग्रोथ कर लेता है। और फिर इनकी ये चीज है कि ये जहां पर स्टक हो गए हैं, इन्होंने वो जगह अपनी बना ली है और आसानी से नहीं छोड़ते ये। इम्यून सिस्टम कंडीशन, बेसिकली ये होता है कि इम्यून सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम होती है कि लाइक बॉडी जो है ना वो अनेबल होती है रिकॉग्नाइज करने में, और उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, ये इम्यून सिस्टम है या एंडोमेट्रियोसिस है, और वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है एंडोमेट्रियोसिस टिश्यूज को। नेक्स्ट स्लाइड फिर में। ओके, इसके रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि नेवर गिविंग बर्थ लेट, लाइक आप कह रहे हैं मैरिजेस में, और स्टार्टिंग आपकी अर्ली एज से हो जाती है मेंस्ट्रुअल्स की। सेम वही चीज है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर मेनोपॉज का ओल्डर एज तक जाना, ये भी हो सकता है। शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो कि 7 डेज से ज्यादा जाते हैं, लाइक ऐसा है कि कुछ लोगों का स्टार्ट ही 6 डेज का होता है सडन, या फिर किसी का स्टार्टिंग 5 डेज का है और वो एकदम जो है ना 7 8 पे चला गया और उनको लग रहा है कि ये नॉर्मल है। लाइक अब जो रिसर्च कहती है वो 3 डेज नॉर्मल कहते हैं ना। तो अगर आपका उससे भी एक्सीड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सडन हो गया है, तो वो भी ये इसी में आ जाएगा कि आपका हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, तो कहीं ना कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस ना हो। इसीलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने रिगार्डिंग उनको बतानी होगी, ताकि उनको आसानी हो आपकी ये कंडीशन जो है चेक करने में। आपका बीएमआई जो है वो लो होता है, रिस्क फैक्टर, या ये भी आ जाता है कि अगर आपके रिलेटिव्स में, मदर में, सिस्टर्स में, या फिर जो है ना किसी और में एंडोमेट्रियोसिस है, तो चांसेस हैं कि आप में भी जो है ना जीन ट्रांसफर, लाइक से हम कह सकते हैं फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, यहाँ पर ये डिस्कस किया गया हीलिंग थ्रू फूड। डिस्पाइट कि हम देखें कि क्या कंडीशंस चल रही हैं। बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस जो है ना वो एक पेनफुल कंडीशन है जहाँ पर टिश्यूज जो है ना सिमिलर हो जाते हैं यूट्रस की लाइनें से, और वो आउटसाइड ग्रो कर जाते हैं। ये हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक रिसर्च के की फाइंडिंग्स लिखी हुई है कि रिसर्चर जो है ना वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने को कि डाइट कैसे इफेक्ट करती है। सो अगर हम देखें कि जो हम खा रहे हैं वो चेंज अगर हम ले लाते हैं अपनी डाइट में, स्पेसिफिकली किसी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स या फूड का, तो क्या वो बिग डिफरेंस क्रिएट करती है या नहीं। वन अप्रोच यहाँ पर यूज की गई है ऑर्थो मॉलिक्यूलर। सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल सब्सटेंस लाइक वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में। सो यही रिव्यू बेसिकली बता रहा है कि रिसेंट रिसर्च में कैसे फूड और न्यूट्रिएंट जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। और बेसिकली ये कि आइंदा आने वाले सालों में आप कह सकते हैं, या फिर रिसर्चेस में जो है साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फूड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन जो है वो सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें हेल्प करता है मैनेज करने में, और
आपके बेसिकली हॉर्मोन्स भी अगर हम देखें वो बैलेंस करने में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओमेगा 3 फाइबर, जबकि जो है ना लिमिट कर देता है शुगर को, प्रोसेस्ड फूड को जिसमें सोडियम और अदर केमिकल्स होते हैं, फिर पोटेंशियली ग्लूटेन और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स भी सब कुछ लोगों के लिए बंद की जाती है। ऐसा इसलिए कि जब अगर हम देखें सीलिएक डिजीज वो रिलेट करती है इससे काफी ज्यादा, जिसमें कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। तो दैट्स वाई ये चीजें फिर कुछ लोगों के लिए बंद करनी पड़ती हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री और मतलब ओवरऑल हिस्ट्री देखते हुए। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर बताया गया कि फ्रूट्स जो है वो क्या क्या लेने चाहिए। बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अगर हम देखें बेरीज बहुत अच्छी होती हैं। अगर यही हम देखें यूट्रस की अच्छी हेल्थ के लिए ना बेरीज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। लाइक अगर यूटीआई वगैरह भी हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से ना अपना रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई बेरीज को हम फर्स्ट पे रखते हैं। फिर लीफी ग्रीन्स है और सिट्रस ब्रोकली और अदर आप देख लें कलरफुल जो भी प्रोडक्ट्स अगर दिखते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ठीक है, ओमेगा 3 में हमें पता है फैटी फिश आ जाती है, वॉलनट्स आ जाते हैं, अच्छे फैट्स आए। फिर चिया सीड्स है इनरिच है फाइबर में, फ्लेक्स सीड, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से अगर हम देखें ना जो बहुत ज्यादा किरदार अदा किया जाता है ना हमारे खानों में हमारे ऑयल से होता है। हम बहुत ज्यादा अ, घी वाला खाना खा रहे होते हैं। सर्दियां आ जाएं फिर तो बहुत ज्यादा इंटेक किया जाता है देसी फैमिलीज में। नहीं देखते कि किसी को प्रॉब्लम हो, अच्छा ठीक है आप बनाएं। आप पोर्शन कंट्रोल नहीं, वो 3 3 4 4 लोगों का खाना खा जाते हैं नॉर्मली कि भाई मजे का लग रहा है और स्टमक जो है वो कह रहे हैं आने दो। तो जब तक हम फुल माउथ तक फुल नहीं हो जाते हम नहीं छोड़ सकते। दैट्स ये भी हमें देखना है कि हमने लिमिट करना है ऑयल को और बाकी चीजों को भी। अब इसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत मैटर करता है, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा आईबीएस के वही प्रॉब्लम्स होंगे और वहां से फिर इसको जो है ना सिक्योर करना मुश्किल होगा थोड़ा। फिर अगर हम देखें मैग्नीशियम रिच फूड्स, ये पंपकिन सीड्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। फिर एलमंड्स और डार्क चॉकलेट पे अगर हम देखें ना ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हमें सेल्फ रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती है। बट साथ में लिखा गया है कि स्मॉल अमाउंट, द थिंग दैट मैटर्स इज पोर्शन कंट्रोल। और फिर इसमें जिंक सोर्सेज में अगर हम देखें पोल्ट्री सेलफिश शेलफिश और लेग्यूम्स, सारी बात ही वहां पर आ जाती है हार्मोन इम्बैलेंस पे। फिर टर्मेरिक है और ठीक है यही डाइट जो है ना हमें फॉलो करनी चाहिए। नॉर्मल पर्सन के लिए भी यही होती है एक हेल्दी डाइट मेडिटेरियन डाइट। बट वो अलग बात है कि हमारे यहाँ फॉलो नहीं की जाती, दैट्स यहाँ पर मेंशन है। फिर अगर हम देखें फूड टू अवॉइड, शुगर है, रिफाइंड कार्ब है। अच्छा कुछ लोगों में ये होता है कि आपने शुगर छोड़ दी है, बहुत अच्छी बात है। बट वहां पर क्या हो रहा है जहाँ 1 चम्मच शुगर यूज हो रही थी ना वहां 3 3 चम्मच जो है ना शक्कर यूज हो रही है सर्दियों में। तो हिसाब तो वहीं पर आ जाता है। सो दैट्स हमें देखना है अगर हम शक्कर यूज कर रहे हैं तो वो लिमिट किया जाए उसको। अदरवाइज तो अवॉइड ही करना चाहिए शुगर को और रिफाइंड कार्ब्स को, क्योंकि वो जो है ना इन्फ्लेमेशन में की कंट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करती हैं वाइट प्रोडक्ट्स। फिर प्रोसेस्ड फूड है हाई होता है अच्छा ट्रांस फैट जो कि बैड फैट भी होता है जिसे कहा जाता है कि ये फ्राइड और फास्ट फूड में पाया जाता है। सेम अल्कोहल कैफीन और इसमें एक और चीज भी आ जाती है। अगर हम बात करें ना नशा, किसी भी चीज को नशे के तौर पे आप लेंगे तो वो आपके लिए बैड है। सेम लाइक कुछ लोग चाय लेते हैं तो वो इंतहा की लेते हैं, तो वो कहीं ना हमारी इनर लाइनिंग पर स्टमक या फिर इसोफेगस को डिस्टर्ब कर रही होती। तो वो भी हमें लिमिट ठीक करके लेनी चाहिए। काउ डेयरी और ग्लूटेन ये सेम जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स हमें देनी है कुछ लोगों को सीलियक प्रॉब्लम की वजह से और आईबीएस लिंक होता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट स्लाइड कर दी।
अच्छा, डाइटरी अप्रोच में यही दो चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो मैंने फूड टू अलाउ बताए थे वो सारे इस डाइट में आ सकते हैं। और ग्लूटेन फ्री डाइट डेयरी फ्री है, सेम वही जो हम बता रहे हैं कि सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं या फैमिली हिस्ट्री विद सीलिएक डिजीज हो तो वहां पर हम ये फॉलो करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा कुछ और अप्रोचेस भी अगर हम देखें, हीट थेरेपी दी जाती है, वार्म बाथ और हीटिंग पैड क्रैम्प्स को कम करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज, जो मेन चीज है ना वो लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, डाइट और एक्सरसाइज जो कि आपके सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है बट ये जरूरी है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट जो है ना वो फोकस करता है आपके पेन रिलीफ पे, फर्टिलिटी आपकी अच्छी हो, गुड हो, प्राइमरी यूज ऑफ पेन किलर्स और हार्मोनल थेरेपीज। इसमें फिर ये कि जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है वहां पे बर्थ कंट्रोल, प्रोगेस्टेंस और ये चीजें देनी पड़ती हैं ताकि आपका जो साइकिल है वो रेगुलेट हो। साइकिल रेगुलेट होगा तो फिर उसके बाद सर्जरी होती है, देन डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। देन सर्जरी की जाती है। उन जो एक्स्ट्रा टिश्यूज ने जगह बना ली होती है ना वो स्टक होते हैं वहां पर, उनको रिमूव करने में वो भी डिपेंड करता है। अब तो लेजर टाइप सर्जरीज आई हुई हैं तो उसमें जो है ना वो सर्जरीज होती हैं, देन आप ठीक हो जाते हैं। और ऐसा है कि नो क्योर हम नहीं कह सकते बट अगर हम मैनेज करते हैं सिम्टम्स को इफेक्टिवली तो चीजें जो हैं वो साथ साथ वर्कआउट होती हैं और सर्जरी भी हो जाती है, फिर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाते हैं सब। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। हम्म, अच्छा, पेन रिलीवर्स हैं, दिए जाते हैं आपको पेन से रिलीफ करने के लिए क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होती है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, हद से ज्यादा वाले। ठीक है, और उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी वही के स्लो और ग्रोथ को कम कर देता है, ब्लीडिंग को जो है ना कम करने के लिए ताकि हार्मोन जो है वो बैलेंस हो। फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने अगर बता दिए तो आप जो है पिल्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दें कि आपको इस तरह लग रहा है। लग रहे पर और होने में बहुत डिफरेंस है, आप ऐसे ही जो है ना मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते। फिर ये कि आईयूडीज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स किए जाते हैं सेम लाइक बर्थ कंट्रोल के। और फिर मेडिकेशंस होती हैं जो कि इंड्यूस करती हैं टेम्परेरी मेनोपॉज को, जो कि स्टॉप करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और फिर ऑब्वियसली एंड्रोमेटाइसिस ग्रोथ को। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी थैंक्स अलॉट, आपने प्रिसाइज करके जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर किया। तो अभी 7 मिनट्स रहते हैं, तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं रिलेटेड टू टॉपिक। थैंक्स। जी, कोई मज़ीद अगर डिस्कशन करना चाह रहा है इस टॉपिक पे तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी, सो आपका काम ही है। अगर कोई यहाँ नहीं पूछना चाहता तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और फीडबैक भी वहां पर दे सकते हैं। सो मेरा ख्याल है फिर डॉक्टर सहर हम एंड कर दें इसको, किसी का कोई सवाल नहीं है तो। जी चलें ठीक है, कोई कंसल्टेशन लेना चाहेगा डाइटिशियन जैनब से तो वो ले सकता है। ऑफलाइन आपने जगह तो बताइए, सिटी नहीं बताया आपने। लाहौर में? जी आपने ऑफलाइन अपने क्लिनिक का नेम बताया था ना जहाँ पे आप होती हैं, लाहौर में, राइट? जी जी, पार्क वेलनेस क्लिनिक है लाहौर में, डीएचए नेक्स्ट टू सुई गैस सोसाइटी। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, डन हो गया। चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है न्यू वीक में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और
कोई डिस्कशन करनी हो तो वो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में या इंडिविजुअल कर सकता है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। फिर